हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आज सीयूटी के लिए जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके बहुत अमेजिंग कुछ एमसीक्यू करेंगे। ये सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है और इनको जहां से लिया गया है वो इस बात पर फोकस्ड है, जैसे क्वेश्चन आपके सीयूटी में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हैं। पहले मैंने आपको स्कार्सिटी एंड उससे रिलेटेड कराया, फिर मैंने पीपीसी से रिलेटेड कराया। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस सारे एमसीक्यू अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको आपके सीयूटी के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बैक टू बैक क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है? बेसिकली स्कार्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला, पढ़ते हैं एक बारी। Does not apply to rich developed countries, applies only to less developed countries, implies that consumer want will be satisfied in socialist system, implies that consumer wants will never be completely satisfied। आपको बताना है स्कार्सिटी का मतलब क्या है। स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि भाई रिच में अप्लाई नहीं होती, डेवलप कंट्री में होती है, लेस डेवलप कंट्री में होती है। तो स्कार्सिटी का जो सबसे सही मतलब है वो ये है कि भाई इंसान की जो जरूरतें हैं ना वो बहुत सारी है, रिसोर्सेज की कमी है और इंसान की जरूरतों को हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसमें डी वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसलिए जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, अज्यूम दैट अ पीपीएफ ऑफ बटर एंड गन्स इज ड्रॉन so that it is a straight line। it means okay, पीपीएफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है? डायग्राम बना दूं तो भाई इनके हिसाब से ये आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब डायग्राम स्ट्रेट लाइन का ऐसा सा बनेगा थोड़ा, ठीक है। यहां पर आपकी गन्स हो गई, नीचे बटर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या होता है, हमारा जो एमओसी एमआरटी होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मींस जितना सैक्रिफाइस हम गन करेंगे उतना ही बटर हम गेन कर लेंगे। दोनों की सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो सेम ही रहती है, ठीक है। तो चलिए इसमें से देखते हैं। लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ गन, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस। सी, सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। सी वाला हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने आपको बताया रीजन कि जब जब हमारी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तब तब हमारा जो पीपीएफ है, पीपीसी है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। और इसका रिप्रेजेंटेशन है कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो हमेशा सेम रहती है, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी। मैं आपको बताया था पीपीसी के अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या है देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहला, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज इन इकोनॉमी आर फिक्स्ड, there is no change in technology, resources are equally efficient in production of all the products। सोच समझ के देखें तो यहां पर बी रिसोर्सेज फिक्स है, ये assumption है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, assumption है। फर्स्ट और डी में से देखते हैं, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट। एक्चुअल में इक्वली एफिशिएंट वाले में पंगा है, ठीक है। assumption हमारी ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज कभी भी दो गुट के इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। मतलब मैं रिसोर्सेज से जितना प्रोडक्शन ए का कर पा रहा हूं उतना ही प्रोडक्शन बी का कर पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं ए से रिसोर्स बी में शिफ्ट करूंगा तो कुछ रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ही होंगे फॉर श्योर, ये पक्की बात है। इसलिए डी वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर कि जो डी है रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, ये असम्पशन नहीं है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेट लाइन। आपको बताना है पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है, सब जानते हैं, बहुत सिंपल है। स्ट्रेट लाइन अभी ऊपर भी आया था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पीपीसी का तब होता है जब हमारी एमओसी है एमआरटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका सीधा आंसर बन जाएगा सी पार्ट, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
देखिए तीन प्रॉब्लम थी हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस पर आती थी क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस पर आती थी कैसे बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस पर आती थी किसके लिए बनाना है। तो मैंने आपको बताया अभी, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। रमेश वर्किंग है 35,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पर, उनके बाद दो जॉब ऑफर है, अकाउंटेंट 30,000 पर मंथ और सेल्स मैनेजर 25,000 पर मंथ। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है। देखिए उन्होंने 35 वाली जॉब चूज कर रखी है, 35 के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है उनके पास वो हमारा कितने वाला है 30 वाला, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगी 30,000। याद ध्यान रख के चलेंगे। तो सही आंसर क्या है 30,000, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 7, पीपीएफ इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डैश। ओके, कॉन्केव के रीजन, देखिए तीनों आपको रीजन पता होने चाहिए। जब जब एमओसी एमआरटी इंक्रीज होता है शेप आती है पीपीएफ की कॉन्केव, जब जब डिक्रीज होता है शेप आती है कॉन्वेक्स, और जब जब सेम रहता है शेप आती है स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे आपको नजर आ ही रहा है कि जब जब आपका पीपीएफ कॉन्केव होगा तब तब आपकी जो एमआरटी है वो हमेशा क्या होगी इंक्रीज होके चलेगी। इस बात को ध्यान रखे चलना, दैट इज इंक्रीजिंग एमआरटी, डोंट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ वेयर देयर इज डैश। ओके, इकोनॉमी जो है वो हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट होती है जहां पे क्या होता है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज में हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नन ऑफ दीज। देखिए हमेशा पीपीएफ बनता ही इस तरीके से है कि अपने रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम तरीके से फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। बेस्ट से बेस्ट जब हम यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज को तो हमेशा पीपीएफ बनता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये ना केवल आपको सीयूटी में बल्कि आपके अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तब भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, बहुत कमाल की चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा कमाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सेंटर प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मैंने अभी आपको बताया कितना बनाना है, ठीक है, कितना बनाना है और क्या बनाना है, ये हमेशा व्हाट टू प्रोड्यूस का है, ध्यान रख के चलेंगे। तो आंसर रहेगा आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 10, स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश। ओके, स्कार्सिटी तब होती है जब क्या चीज कम होती है। डिमांड कम होने पे स्कार्सिटी है, भाई किसी चीज की डिमांड नहीं है, ओ माय गॉड कमी बढ़ गई कमी बढ़ गई, ना ना वो तो एक्सेस हो गया, ठीक है। जब जब हमारी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, इसी सिचुएशन को हम स्कार्सिटी कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई इतनी हो ही नहीं सकती है, नहीं हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो आंसर रहेगा आपका लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। तो पहला आएगा सप्लाई, फिर आएगा डिमांड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा करेक्ट। ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्टली और क्लोजली रिलेटेड टू डैश। ओके, हमने चैप्टर में इस बात का जिक्र करता, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट फेसिंग स्कार्सिटी। कैसे स्कार्सिटी की सिचुएशन में आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करते हो, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज और मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द टाइम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के टाइम पे आप कैसे यूज करें, तो इकोनॉमिक्स इज प्योरली कंसर्न्ड विद व्हाट स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल भाषा में क्या हो सकता है, एक सिंगल वर्ड में इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं क्या, स्कार्सिटी। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट डैश। ओके, अगर हमारा पीपीएफ हमने बनाया, मान लीजिए ये हमारा पीपीएफ है, ठीक है, एक पॉइंट है जो पीपीएफ के बाहर है, जैसे यहाँ पे पॉइंट एच है हमारे पास, ठीक है, पीपीएफ के बाहर है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फुलर यूटिलाइजेशन, नहीं फुलर तो हमारा पीपीएफ वाला होता है। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन अंदर होता है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यस इट्स अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। भाई मैं पीपीएफ वाले सारे के सारे अचीव कर सकता हूं, पीपीएफ के अंदर वाले कर सकता हूं, लेकिन पीपीएफ के बाहर वाले नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको मैं हासिल नहीं कर सकता, दीज आर कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। तो सी हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डैश। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी गई है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। अगला बेस्ट ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया उसी का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे देख लेते हैं कौन सा है,
नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट गेन, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। भाई डेफिनेशन खुद ही बता रही है कि आंसर क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। आई एम प्योरली श्योर कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके सारे क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा और आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा इन सारे क्वेश्चन के साथ साथ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि सीयूईटी की सबसे सही ओरिजिनल तैयारी, 100% प्योर तैयारी यही हो रही है। कहाँ हो आप? जल्दी जल्दी आ जाओ सारे दोस्तों को लेके, तैयारी तो यही होगी सीयूईटी की। क्वेश्चन नंबर 14, विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ओके, लोगों को चूज करना कि कौन से लोग गुड्स कंज्यूम करेंगे। देखिए कौन सी सेंटर प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कैसे बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में देखते हैं किसके लिए बनाना है। तो मतलब किसके लिए बनाना मींस कैटेगरी ऑफ पीपल। तो दैट इज आंसर इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ। इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारा जो पीपीएफ है वो शिफ्ट नहीं होगा, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन में चला जाएगा कुछ टाइम के लिए या ओवर यूटिलाइजेशन में चला जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन पूरे साल का प्रोडक्शन उससे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा या शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप देंगे मुझे। ठीक है, पहले अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, हमारा पीपीएफ हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब पहले वाला तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व। अगर हमें नए रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो डेट्स अ लॉटरी, बहुत अच्छी बात है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, तो इससे भी हमारा पीपीएफ कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। तो सेकंड वाला भी नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बर्बाद हो गए नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या कुछ भी ऐसा हो गया, रिसोर्सेज बर्बाद हो गए, बर्बादी की वजह से पीपीएफ हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो डी भी नहीं हो सकता। एक ही बचा, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब जवाब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीएफ शिफ्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, वो एक टेम्पररी सिचुएशन बनाई जाती है इकोनॉमी के अंदर। वो कितने टाइम तक चलेगी पता नहीं, कब तक चलेगी पता नहीं। ठीक है, इससे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपीएफ हमेशा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अंडर ऑपरेट करता है, शिफ्ट नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम नहीं हुई। ध्यान रखना भाई, डिमांड जितनी थी हम उतना तो बना ही रहे हैं, बस लोगों को थोड़ा सा बेरोजगार कर दिया क्योंकि डिमांड कम है, तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमने हल्का सा कम कर दिया, जितनी डिमांड उस हिसाब से हमने उसको थोड़ा सा कम करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज डैश। ओके, सबसे कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो क्या है बेसिकली? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब हमारे जरूरतें कम रिसोर्सेज ज्यादा। अरे यार ये तो ऐसा है भी नहीं बिल्कुल भी। अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड वांट, देखो लिमिटेड वांट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यार। हमारी वांट्स कभी लिमिटेड नहीं है, हम तो अनलिमिटेड चाहते हैं। अनलिमिटेड मिल जाए बस, जितना ज्यादा हो सकता है मिल जाए बस, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, सब मिल जाए। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर लिमिटेड, इट्स ऑलवेज अनलिमिटेड। जितना मिले उतना कम ही लगता है। ठीक है, तो पहले वाले में सिर्फ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, जबकि सी वाले पार्ट में उन्होंने साथ साथ बोला कि अनलिमिटेड वांट्स, दैट्स ट्रू, एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है और जरूरतें ज्यादा है। हाँ यार बात तो सही है, ये थोड़ा ज्यादा ट्यून कर रहा है। पहले वाले में सिर्फ जरूरतें असीमित मतलब अनलिमिटेड थी, जबकि थर्ड वाले में उन्होंने ये भी कहा कि रिसोर्सेज भी कम है और जरूरतें भी ज्यादा है। दोनों ही है यार, ये बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ओके, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से डील करने का काम है मैक्रो का, सब जानते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्राइस से कौन डील करता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए उसको प्राइस थ्योरी कहते हैं, जबकि मैक्रो को हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बस मुझे इतना बता दीजिए कि माइक्रो के फादर कौन है और मैक्रो के फादर कौन है। एटलीस्ट मुझे इससे ये तो पता चल जाए कि आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं हमारी वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में जाके बस ये बता दो, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सब जानते हैं दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, यहां लिखा है दोनों गुड्स अच्छा हो रहा है, दैट्स व्हाई पीपी विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीएफ में, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 19, अब कुछ डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। देखिए मैं आपको वैसे ही समझाता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हुए हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ठीक है। पॉइंट एफ हमारा हुआ अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, और पॉइंट जी हमारा हुआ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कहता हूं, उसे कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर ही नहीं सकता यार। मतलब ओवर यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक व्हीकल है, उसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर, ठीक है, और मैं चाहूं कि वो 90 पे चले, वो 100 पे चले, वो 120 पे चले, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट चेंजिंग अ मैसिव एक्सटेंट। मतलब उसमें इंजन में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिना चेंज करे तो हम उसको 120 तक लेके नहीं जा सकता, ठीक है। हम यहां मानते हैं ना रिसोर्सेज फिक्स है, तो हम चेंज तो हम कुछ कर ही सकते। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, हम टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं कर सकते। तो जब टेक्नोलॉजी में चेंज कर ही नहीं सकते तो हम कैसे उन्हीं रिसोर्सेज के साथ ज्यादा बना पाएंगे, ये तो बताओ मुझे। भाई मशीन वही है, रिसोर्सेज वही है, मैं कैसे पहले से ज्यादा बना पाऊं? इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल भाई, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इन्होंने पहले पूछा है अंडर यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली पता है एफ है। फुलर यूटिलाइजेशन ए बी सी डी एफ, कोई सा देख लो इसके अंदर, बी है तो बी वाला आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा हमारा जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो है जी, ठीक है। तीनों आंसर मार्क कर लेते हैं। तो अनअटेनेबल हो गया जी, ठीक है, फुलर हो गया बी, और आपका जो अंडर यूटिलाइजेशन हो गया वो हो गया एफ। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20, लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर चूजन इन डैश। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहां पे अडॉप्ट करी जाती है? ऑब्वियस बात है लेबर सरप्लस इकोनॉमी के अंदर। लेबर सरप्लस इकोनॉमी मींस जहां पे लेबर की कोई कमी नहीं है, मतलब जैसे हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करने तो ज्यादा अच्छा है, करते नहीं है लेकिन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल है कंट्री के अंदर, एंड दे आर क्वाइट एजुकेटेड आल्सो, स्किल्ड आल्सो, एंड दे आर इंप्रूविंग आल्सो। सो वी शुड गो फॉर लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, या इनकम ऑफ अ पोस्टल डिपार्टमेंट। देखो इन्फ्लेशन जो भी होता है ना बेटा, ध्यान रखना इस बात को, इन्फ्लेशन मैक्रो का पार्ट है, नेशनल इनकम मैक्रो का पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नेशनल वो भी मैक्रो का पार्ट है। आप अगर ऐसे नहीं समझोगे तो आप समझो मैक्रो में, मैक्रो का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वो रिलेट हो गए। इन्फ्लेशन जो होता है वो पूरी इकोनॉमी के अंदर आता है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। इन्फ्लेशन पूरे देश की प्रॉब्लम है, तो मतलब पूरा देश मींस मैक्रो हो गया, ठीक है। लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की इनकम, पोस्टल डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर एरिया तक रिलेटेड हो गया, तो इसलिए हमेशा ये एक पर्टिकुलर पोस्टल डिपार्टमेंट की बात चल रही है, इसलिए माइक्रो का पार्ट होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बताना है इन चार में से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण। चलो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, ऑल ऑफ दीज। देखो स्कार्सिटी है, वांट्स अनलिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज टेंशन कैसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास तीन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हेन टू प्रोड्यूस नाम की कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट, हाउ, फॉर होम है, तो व्हेन टू प्रोड्यूस हम कट कर देंगे इसमें से, मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीसी। आपको बताना है इन चार में से किसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा पीपीसी यूज करते हुए, मतलब किस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। आपको इन चार में से बताना है कि इन चार में से कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, तो क्या होगा इसके अंदर, ये बताना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 आपका,
देखते हैं क्या है इसके अंदर ऑप्शन में हमारे पास। मूवमेंट डाउन अलोंग द पीपीसी, राइट फॉर शिफ्ट ऑफ पीपीसी, मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पीपीसी टू पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, और मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टू अ पॉइंट टुवर्ड्स द पीपीसी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जरा मैं भी बोर्ड का सहारा लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे समझा पाऊं आप लोगों को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। आंसर आप मतलब देखते रहना क्वेश्चन को। ठीक है, अभी होता क्या है, ये हमारा पीपीसी है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इकोनॉमी शिफ्ट नहीं होती, लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो कुछ टाइम के लिए अंडर ऑपरेट होनी शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के लिए मतलब पीपीसी विल स्टार्ट ऑपरेटिंग अंडर पीपीसी, या अंडर फुल यूटिलाइजेशन लेवल के अंडर आना शुरू होना जाएगा कुछ टाइम के लिए। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो पीपीसी अपने फुल वाले लेवल से कुछ टाइम के लिए नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया बात है। अनएम्प्लॉयमेंट आया था तो हमारा पीपीएफ अंडर ऑपरेट हो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही खत्म कर दें, खत्म कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, तो इकोनॉमी वापस चली जाएगी कहां पर, पीपीएफ पर, पीपीसी पर वापस चली जाएगी इकोनॉमी। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इनसाइड पीपीएफ टू पीपीएफ ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। मतलब अच्छे दिन आ गए तो हम अंडर से ऑटोमेटिकली पीपीएफ पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट नहीं कह सकते, मूव करेंगे, शिफ्ट तो नहीं यूज होगा, मूव करना शुरू करेंगे वापस पीपीएफ पे। तो इसमें सही आंसर है हमारा मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टू अ पॉइंट टुवर्ड्स द पीपीसी। तो हम ऑटोमेटिकली पीपीसी की तरफ बढ़ेंगे और हम पीपीसी पे फाइनली पहुंच जाएंगे कुछ ही टाइम में। इसी का नाम है ये आंसर हमारा। तो जब जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आए, ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान करते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना। इसमें शिफ्ट नहीं होता आंसर, हमेशा ध्यान रख के चलना आपको। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इशू। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या क्या कवर करता है, व्हाट गुड, व्हाट ओके, क्या गुड बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है, दोनों कवर करता है। सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों गुड। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक क्वेश्चन और काफी सारे उसके ऑप्शंस काफी सारे हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई, बढ़िया है, मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास। ठीक है, ओके, क्या क्या है, लेट्स सी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग गन प्रोडक्शन फ्रॉम 2 to 3 इज डैश। ओके, देखते हैं। अगर मैं 2 से 3 पर जाता हूं, ठीक है, गन्स को 2 से 3 पर लेके जाता हूं, ठीक है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख रही है 7 से 4 आ गया 3, तो प्रोडक्शन बढ़ा गन का और बटर कितना कम हुआ, बटर कम हो गया 3, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने आप ही कितनी हो गई 3। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ए टू ई डील विद डैश। ओके, ए से लेके ई तक की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, सारे कॉम्बिनेशन है, वो क्या बताते हैं, फुल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन, नो अवेलेबल रिसोर्स, डिमांड, फुल यूज है। बेसिकली ये जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन पीपीएफ पर आते हैं ना, ये हमेशा फुल यूटिलाइजेशन या फिर हम इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस्ट है सारे के सारे, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज को। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, if at some point या some other point say G the economic produces 2 unit of gun and 6 units of butter, then okay, कहीं पर एक पॉइंट आया हमारा, ठीक है, इन्होंने कहा कि कहीं पर एक पॉइंट में ऐसा हुआ कि इकोनॉमी जो है ना वो 2 यूनिट्स बना रही है गन की और 6 यूनिट बना रही है बटर की। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये अंडर यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा या इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ के अंडर ऑपरेट करेगी। देखो अब इनका सिस्टम क्या है, इन्होंने थोड़ा ध्यान से सुनना आप। ठीक है, 2 गन ऑलरेडी है, बटर का प्रोडक्शन हमने पहले से क्या करा, कम कर दिया। ठीक है, गन तो 2 ही बन रही है लेकिन बटर पहले से कम हुआ है, तो बटर का पहले से कम होना क्या अंडर यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ यार, हम 7 बटर बना सकते हैं, हमारे पास 7 बटर बनाने की कैपेसिटी है, पीपीएस 7 बटर पे बनेगा, 7 हो सकता है, लेकिन हमने 6 बनाए हैं।
इट मींस हमने अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करा, ठीक है। और इकोनॉमी जो है जब जब अंडर यूटिलाइज होती है तब वो पीपीएफ के अंडर ऑपरेट करती है, तो बिल्कुल सही है यार, इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद इफ इन द अबव पॉइंट्स ए टू ई डेपिक्ट ऑन ग्राफ सच पीपीएफ वुड बी ओके डैश। देखो अब कैसे पता चलेगा कि इसका पीपीएफ कैसा होगा, ठीक है। आप बेसिकली आप एमओसी निकाल लो, ठीक है। एमओसी आपकी क्या रहेगी, सेक्रीफाइस, ठीक है। पहले सेक्रीफाइस 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। एमओसी सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, ठीक है। जब जब एमओसी बढ़ती है कर्व की शेप कैसी आती है, कॉनकेव, तो आंसर रहेगा हमेशा कॉनकेव, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 27, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ डैश। इकोनॉमिक्स इन चार में से किस चीज को पढ़ के चलती है? सोसाइटी कैसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करती है, सोसाइटी कैसे वांट्स को मैनेज करती है, ठीक है, सोसाइटी कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को मैनेज करती है, या फिर हाउ टू फुली सेटिस्फाई आवर लिमिटेड वांट्स। तो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करके चलती है, ठीक है। क्या इकोनॉमी इस चीज से डील करती है कि सोसाइटी कैसे अनलिमिटेड, देखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, बहुत है यार, रिसोर्सेज ही बहुत है, अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होंगे कभी भी, अनलिमिटेड का अनलिमिटेड है, तो उसको मैनेज क्यों करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। देखो अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई या अपनी जरूरतों को कम कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और वो अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि उनको कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई करा जा ही नहीं सकता, ठीक है। सी ऑप्शन, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। सोसाइटी कैसे अपने स्कार्स, अब देखो स्कार रिसोर्सेज स्कार्स है, रिसोर्सेज कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, उनको मैनेज करना जरूरी है, हाँ जी उनको मैनेज करना जरूरी है। कैसे मैनेज करें, इसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28, विच पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पीपीसी शोज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट। ओके, आपको बताना है कि इन चार में से, मतलब बेसिकली इन सारे पॉइंट में से प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट कौन सा है। तो जितने भी हमारे पॉइंट है जो हमारे पीपीएफ पे लाई करते हैं वो सारे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट होते हैं। तो इसमें ए बी ई तीनों प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि सारे पॉइंट हमारे ए बी सी डी ई ये पीपीएफ पर है। तो पीपीएफ पे जितने पॉइंट्स आते हैं वो सारे हमारे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 29, इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस द इकोनॉमी शुड कंसीडर। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी दोनों कंसीडर करके चलती है, लेबर इंटेंसिव कैपिटल दोनों कंसीडर करती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आंसर रहेगा सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब अराइज होती है, व्हेन देयर इज ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन देयर इज टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका आंसर वैसे खैर बी है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा गहरा है पॉइंट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अगर खोने को कुछ हो ही ना तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज नहीं होती। मतलब कम से कम दो ऑप्शन होंगे, जब दो ऑप्शन होंगे तो आपको एक चूज करना पड़ेगा। जब आप एक चूज करोगे तो जो आपने सैक्रिफाइस कर दिया उसी का नाम होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब तक दो ऑप्शन नहीं होंगे तब तक आप सैक्रिफाइस करोगे क्या, ये तो बताओ। तो आंसर रहेगा कम से कम दो ऑप्शन होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, और उसके बाद हम सैक्रिफाइस कर पाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका आपके सामने, देखते हैं क्या है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीपीसी। इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट पीपीसी की ठीक है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये तो नहीं है, ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हमारी, ठीक है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स टेक्नोलॉजी। हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है यार, तो टेंशन कैसी, फिर पढ़ना क्यों फालतू का, जब यही पीपीसी की डेफिनेशन तो क्यों पढ़े। चलो फिर भी देख लेते हैं। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन बजट, बजट लाइन की डेफिनेशन है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन टाइम। गिवन टाइम में अब टाइम सफिशिएंट नहीं है, रिसोर्स टेक्नोलॉजी भी सफिशिएंट है, मतलब रिसोर्स टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बी वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है। सिर्फ टाइम तक काम नहीं चलता, टाइम के साथ साथ गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन टाइम ज्यादा बेटर है। यहाँ दो थे तो इसलिए हमने बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करा, ध्यान रखेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, द पीपीसी फ्रंटियर इज जनरली, मतलब इस पेज का लास्ट है, पूरा लास्ट नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत है। द पीपीसी फ्रंटियर इज जनरली कैसा शेप का होता है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पीपीएफ की जो शेप होती है हमेशा वो आपकी कैसी रहती है, वो रहती है हमेशा कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। तो आंसर रहेगी कॉनकेव, ये हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, पीपीएफ की शेप हमेशा क्या रहती है, कॉनकेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हम लोग। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बैक टू बैक, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं करा अब तक तो जल्दी लाइक कर लो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
मेक इन इंडिया पॉलिसी, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आए, कुछ भी अच्छा हो, इससे पीपीएफ हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो है बी वाला, बस खत्म। तो आंसर रहेगा बी, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी आए, ठीक है, तो हमेशा पीपीएफ को कहां शिफ्ट कराना है, राइटवर्ड, ठीक है। अब आपको बताना है इन चार में से किस में, मतलब किस वजह से पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो कब होता है पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट? तो यहां पर देखो राइटवर्ड शिफ्ट का एक रीजन ये भी है कि मेरे बटर का प्रोडक्शन बढ़ा, गन का प्रोडक्शन भी बढ़ा, ठीक है। तो यहां चार ऑप्शन है, ठीक है। इंक्रीज इन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, यस। बस शिफ्ट तभी होगा जब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आएगा। अगर एक गुड के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आता है तो उसको शिफ्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं हम लोग रोटेशन। जब एक में सिर्फ एक गुड के प्रोडक्शन में इंक्रीज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, शिफ्ट नहीं कहते, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी, ओके, अगर एमआरटी डिक्रीज होता है तो आपको याद है, ठीक है, एमआरटी इंक्रीज होता है तो शेप आती है कॉनकेव, ये कॉनकेव शेप है, ठीक है। एमआरटी सेम रहता है, एमओसी एमआरटी सेम रहता है तो शेप आती है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर एमओसी एमआरटी डिक्रीज होता है तो शेप आती है कॉन्वेक्स। तो आंसर रहेगा हमेशा याद करेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग चेंज इन पीपीसी इज ड्यू टू, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये तो पीपीएफ हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, अरे नहीं। डिस्ट्रक्शन से, नहीं। इंक्रीज इन रिसोर्सेज से, यस। फुलर यूटिलाइजेशन से पीपी शिफ्ट नहीं होता, पीपीएफ वहीं पर रहता है। फुलर यूटिलाइजेशन से पीपीएफ पे ही रहेगा। शिफ्ट के लिए मुझे रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर रहेगा हमेशा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 37, इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस द पॉइंट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनअटेनेबल आर डैश, ओके। आपको बताना है इन सारे पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट हमारे वो है। पहला अंडर यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट कौन सा है, ई। अनअटेनेबल कौन सा वाला है, एफ। तो आंसर आएगा ई एंड एफ, ई एंड एफ। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीएफ, इन चार में से कौन सी पीएफ की अजम्पशन है? रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। वैसे तो यही हमारी अजम्पशन है, बी वाली ही हमारी सही अजम्पशन है, बाकी कोई अजम्पशन नहीं है। मार्क मैं कर देता हूं पहले, ठीक है। फिर भी रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स। देखो फिक्स होते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉयड होते हैं, और सबसे बड़ी बात है फुली एम्प्लॉयड होते हैं रिसोर्सेज। मान के चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रहे हैं। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि दो गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, हमारे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फुली एम्प्लॉयड है, मतलब हम बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन दे के चल रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों को नौकरी दे सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को हम नौकरी देके चल रहे हैं, हम छोड़ किसी को नहीं रहे, अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट ही करके चल रहे हैं, ऐसा हमेशा मान के चलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मैक्रोइकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश, ओके। मैक्रोइकोनॉमिक्स सब पे फोकस करती है, एक चीज पे नहीं करती। देखो अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों मैक्रो की हैं, मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। अनएम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल इनकम हो, ये सारी मैक्रो की है, ठीक है। तो ये दोनों तो ए और सी तो ऑप्शन हमारे कट हो गए, ठीक है। इन्फ्लेशन भी ऑब्वियस ही बात है, तो रह गया जूट इंडस्ट्री, बस टेंशन खत्म। आंसर आ जाएगा आपका क्या, जूट इंडस्ट्री। ये माइक्रो का फैक्टर है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात चल रही है तो इसलिए ये माइक्रो का फैक्टर है, मैक्रो का फैक्टर नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इन चार में से कौन सा एग्जांपल है पॉजिटिव इकोनॉमी का? अब ये पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है? जैसे ही सिचुएशन है उसको कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी, और पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर शुड बी, वुड बी, इस टाइप के वर्ड यूज नहीं होते। तो देखते हैं इनमें से कौन से है अपना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, चार है हमारे पास, ठीक है। इंडिया शुड टेक, काट दो, इंडिया शुड काट दो, शुड काट दो, सिर्फ एक ही रह गया जिसमें शुड वाला वर्ड नहीं है। तो मैंने बताया शुड बी, कुड बी, ये वाले वर्ड हमारा किस में आते हैं, नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव के अंदर ये वर्ड यूज नहीं होते, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या बन गया, बी वाला। देखो शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ चल रही है यार, मतलब कमाल ही हो गया यार, गजब, माइंड में एकदम से सेट, गलत होने के चांस ही नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टेटमेंट लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी आउट टू बी रिड्यूस, ये मैंने आपको बता दिया। जिसमें भी ऑट टू बी, शुड बी, कुड बी, ये सब चीजें आती हैं, इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं।
आंसर है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मार्क कर दिया गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, एन इकोनॉमी हैज टू अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट 2x plus 1y, second 18x plus 2y. If the economy chooses the second alternative, what will be MOC of producing y? चलो जी देख लेते हैं। तो मतलब क्या इसका थोड़ा समझो जरा, इसके लिए थोड़ा सा टेबल बना लो, नहीं तो वैसे भी देख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन तो खैर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि y प्रोड्यूस करने की, y एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की एमओसी क्या है। तो हमने कितना सेक्रीफाइस करा, 2, ठीक है। x का 2 सेक्रीफाइस करा ना, तो आंसर आ जाएगा 2x, बस और कुछ नहीं है। तो एक y को एक्स्ट्रा बनाने के लिए देखो, एक y एक्स्ट्रा बना, हमने कितना x सेक्रीफाइस करा, 2x सेक्रीफाइस करे, तो बस यही आंसर था और कुछ नहीं। तो टेबल बनानी पड़ सकती है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आया तो आप टेबल बना के भी आंसर लिख सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, तो कितना खोया उसी को एमओसी कहते हैं। तो हमने खोया कितना है, 2x, ये ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस, ये तो मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी अराइज होगी जब कम से कम हमारे पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे, ये ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। बिना एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव में कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, हमेशा ध्यान रखे चलना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 44, prices in the economy are continuously rising. Shivam, the government should take reasonable step to control rising prices. Identify the statement of positive normative, ठीक है। तो भाई बता दो किसका पॉजिटिव कौन सा नॉर्मेटिव है। उदित वाला पॉजिटिव है और शिवम वाला नॉर्मेटिव है, क्योंकि उसमें शुड आ गया वर्ड, शुड वाला हमेशा नॉर्मेटिव में आता है, तो ये ध्यान रख के चलना, बस सीधी सी बात है कि उदित का पॉजिटिव और शिवम का नॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45, पीपीएफ इज डैश, ओके। पीपीएफ इनमें से क्या होता है, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यस। पीपीएफ कॉनकेव शेप होता है, यस। दोनों ही उसके फीचर है, दोनों ही उसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए से बी आने पर क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी अगर हम आते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ए से बी आने पे होता क्या है, चलो इसको आप ऐसे समझो, आपको मजा आएगा समझने में थोड़ा सा, ठीक है। ए से बी आने पर क्या होगा, चलो देखो, ए पे हमारा कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, और बी पे हमारा कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ए और बी के इस कॉम्बिनेशन में अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है, तो जब तक मैंने ए को इतना कम नहीं करा तब तक मैं बी को एक्स्ट्रा गेन नहीं कर पाया। तो ए से बी आने पर हुआ क्या, ए से बी आने पर आपका एक तो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, और इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मैंने इस वाले गुड को, जो भी गुड था ये, ठीक है, इसको सेक्रीफाइस करा और इस वाले को गेन करा, ठीक है। तो जब तक मैं गुड को सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरे को गेन नहीं कर पाऊंगा, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, या प्रोडक्शन मोर ऑफ वाई लेस ऑफ एक्स। अब ये देख लो भाई, वाई को कम करा और एक्स को बढ़ाया, प्रोडक्शन मोर ऑफ यूनिट ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट है यार। मतलब वाई को कम करा और एक्स को बढ़ाया, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसका उल्टा भी पूछ सकता है, बी से ए पे जाने पे क्या होगा, तो ऐसे केस में एक्स कम करना है, वाई बढ़ाना है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन द गिवन फिगर x1 y1 x2 y2, ठीक है, कुछ है तो सही इसमें, इसको पहले हटा दे यहाँ पे, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 47, दो फिगर है पीपीसी की अपना, टू डिफरेंट पीरियड का T1 T2 टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। A1 A2 रिप्रेजेंट एक्चुअल आउटपुट एंड P1 P2 रिप्रेजेंट पोटेंशियल आउटपुट रिस्पेक्टिव इन द टू टाइम पीरियड, ओके। द चेंज इन एक्चुअल आउटपुट x एंड y ओवर द पीरियड वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोमेंट ऑफ डैश एंड डैश, ओके। 47 को आप ध्यान से समझे तो इन्होंने बताया है कि दो टाइम पीरियड में इन्होंने प्रोडक्शन करा है, और A1 A2 एक्चुअल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और P1 P2 पोटेंशियल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। आपको एक्चुअल आउटपुट में बताना है कितना फर्क आएगा, तो देखो क्या है बेसिकली,
देखो P1 P2 हमारा पोटेंशियल है, मतलब जहां पे हम जा सकते थे, जहां पे हम पहुंच सकते थे, वो P1 P2 है, लेकिन हम पहुंचे नहीं है वहां पर, ठीक है। वी आर अनेबल टू अचीव डेट P1 P2 फेज, हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हमने जो एक्चुअल में अचीव करा है वो A1 A2 को अचीव करा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्चुअल आउटपुट में जो चेंज आया है वो कितना आया है, तो उन्होंने बताया कि हम A1 से A2 पर आए हैं, तो भाई चेंज भी कितना होगा, A1 A2 ही होगा। P1 P2 कैसे हो जाएगा, वहां तो हम पहुंचे ही नहीं है, वो हमारा पोटेंशियल है, हमें पहुंचना है, हमारा टारगेट है, फ्यूचर में कभी पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए फिलहाल। एक्चुअल में फिलहाल हम A1 A2 पर है, तो जो डिफरेंस होगा उसका वही तो हमारा डिफरेंस है, बस वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा A1 A2, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। तो A1 A2 का जो गैप है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, यही हमारे आउटपुट के चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया कि शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पर हम गए हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ए से बी पे अगर हम जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ए से बी पर जाने पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात तो ए से बी, ए हमारा अलग उस पे है, बी हमारा अलग उस पे है, तो ये शिफ्ट हो गया हमारा। तो इनमें से कौन सा शिफ्ट वाला है वो देख लो। डिक्रीज इन रिसोर्स से नहीं हो सकता, इंक्रीज से हो सकता है, फुल वैलेंस से हो सकता है, वेस्ट से नहीं हो सकता। इंक्रीज इन रिसोर्सेस, भाई आपको शिफ्ट वाला केस नजर आ रहा है ना, ये पुराने वाला आईसी है, सॉरी पुराने वाला पीपीएफ है, ये नए वाला पीपीएफ है, शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट किस में होता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज में, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले वाले में चेंज इन पोटेंशियल प्रोडक्शन, ये सेम वैसी क्वेश्चन है जो ऊपर आया था, पोटेंशियल प्रोडक्शन के बारे में पूछा है अब आपका। अब आपको पोटेंशियल प्रोडक्शन का है, अब पोटेंशियल प्रोडक्शन देखो, पहले ये पोटेंशियल था, अब ये पोटेंशियल है हमारा, पोटेंशियल में चेंज आ गया, तो चेंज कितना हुआ, हम पहले P1 से P2 पर आ गए, तो आंसर आएगा P1 टू P2, बस सिंपल। देखो अगर एक्चुअल की बात करते तो वही A1 A2, पोटेंशियल की बात करें P1 P2, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, मैंने आपको बताया जब भी कोई सरकार की स्कीम आती है उससे हमेशा पीपीएफ कहां शिफ्ट होता है, राइट वर्ड, ध्यान रखे चलना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ मैक्रो वेरिएबल, इनमें से कौन सा मैक्रो का वेरिएबल है, मैक्रो का वेरिएबल कौन सा आपको बताना है। मैक्रो हुआ है जो पूरे कंट्री के साथ डील करता है, सबके साथ मिलजुल के डील करता है, मैक्रो के साथ कौन सा डील करता है। प्रोडक्शन ऑफ फूड इन इंडिया, मेजरमेंट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, प्राइसिंग डिसीजन बाय टाटा मोटर्स, फॉल इन पेट्रोल प्राइसेस, तो क्या है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से समझे, ठीक है, तो जल्दी समझ आएगा। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन माइक्रो का फैक्टर है, प्राइस डिसीजन किसी कंपनी के हैं, माइक्रो का फैक्टर है, पेट्रोल के प्राइस किसी एक चीज के प्राइस कम हो रहे हैं इसलिए माइक्रो का फैक्टर है। माइक्रो एक चीज से रिलेट होती है जबकि मैक्रो होती है सब चीजों से। मेजरमेंट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, अब आप कहेंगे जनरल प्राइस लेवल क्या होता है सर, पूरी कंट्री के जितने भी सामान है उन सारे सामान की एवरेज प्राइस को कहते हैं जनरल प्राइस, और अगर उसमें इंक्रीज आ रहा है तो सारे गुड की प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको बेटा हम लोग, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन है वो मैक्रो का फैक्टर है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो आंसर आएगा हमेशा मेजरमेंट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनकी वांट्स है, उनके यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उनके यूज बहुत सारे हैं और वो लिमिटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट है, ठीक है, कि वो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं और उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 54, इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी देन वी वुड बी प्रोड्यूसिंग डैश द पीपीसी, ओके। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो हमारा पीपीएफ शिफ्ट नहीं होता, मैंने आपको बताया बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, हमारा पीपीएफ कुछ टाइम के लिए बिलो फुल एफिशिएंट लेवल ऑपरेट करता है, तो आंसर आ जाएगा बिलो, ध्यान रखेंगे कुछ टाइम के लिए हम बिलो ऑपरेट करते हैं, इससे हमेशा इस बात को ध्यान रख लेना, शिफ्ट नहीं होता, बिलो ऑपरेट करते हैं हम कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ असर्शन रीजन है, आप सॉल्व करें इनको, असर्शन रीजन को खुद, मैं आंसर आपको मार्क कर देता हूं, ठीक है, किसका आंसर क्या क्या है, इससे आपको आप सॉल्व करेंगे खुद सारे के सारे, उसके बाद टैली करेंगे। ठीक है, ये आप सारे खुद टैली करेंगे अच्छे से, सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आई जस्ट होप आपको वीडियो से मजा आया होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा, काफी कुछ हमने इस वीडियो में कवर करा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो सारा का सारा, तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, जो मेहनत लगी है बस उसका इतना रिटर्न चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीयूटी की बहुत अच्छी तैयारी कर पाए आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड डू वेरी वेरी वेल, थैंक यू।